हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आज आपके सामने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप पढ़ने के बाद वास्तव में कहेंगे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी तक किसी से नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। क्यों लोग नहीं पढ़ाए इसे? क्योंकि ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जितना कि बाकी सब टॉपिक होते हैं, ठीक है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आपके बिहार शिक्षक में ये टॉपिक ऑलरेडी दे रखा है सिलेबस में, और सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चीजें आपको जो कहीं नहीं मिल रही हैं आपको, वो आपको सारी चीजें परोसी जा रही हैं। तो आप सभी लोग, चाहे ये बिहार हो, चाहे वो आरओ में तो इतिहास पूछी ही जाती है, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, वहां भी चिपका के पूछे जाते हैं, चाहे वनडे लेवल के एग्जाम हो, आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बंगाल के नवाबों की। मैंने थोड़ा सा पेड में एक दिन मैंने ये क्लास ली थी, तो वहां पर बच्चों ने कहा कि मैम आज के पहले मैंने तो पढ़ा ही नहीं, आज से पहले तो मैंने बंगाल के नवाबों के बारे में तो पता ही नहीं था, आप कहां से पढ़ा रहे हो। आइए, तो आज उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बंगाल के नवाबों की, और बहुत ही शार्ट्स नोट्स हैं। ये नोट्स आपके लिए इतने शार्ट्स हैं कि इससे ज्यादा या इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, उससे कम भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। तो आप अपनी फालतू बकवासों को विराम देते हुए या बातों को आगे बढ़ते हैं। तो कहा जाता है पहले कि बंगाल के प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे, तो मुर्शिद कुली खां थे। याद कर लो कौन थे, मुर्शिद कुली खां थे। तथा उसके, देखो ये 60 नोट्स हैं, आपको यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स नहीं चला कि एक एक हम समझाते रहेंगे, है ना। तथा उसके उत्तराधिकारी कौन बने, तो आप कहेंगे सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां के समय बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में कहा जाने लगा, तो उसके जो उत्तराधिकारी अलीवर्दी खां थे और उसके उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन और मुर्शिद कुली खां थे, और उसके उत्तराधिकारी अलीवर्दी खां और आपके सुजाउद्दीन के समय बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया था कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। फिर क्या होता है, 1651 में सात सुजा से अनुमति प्राप्त कर, क्योंकि कौन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पर उपस्थित थी। अब खेला तो इन्हीं का पूरा था ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियां भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो भाई। आपको पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डेनिश सब कुछ बताने वाले हैं, पहले इनको समझ लो, ठीक है ना। आगे किसी और दिन किसी और क्लास में कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली में कारखाना स्थापित किया। तो 1651 में क्या हुआ कि हुगली नदी पे कारखाना स्थापित किया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। याद रखना इनको चिपका करके। फिर कहा गया तत्कालीन बंगाल की प्रमुख निर्यात परक जो जींस, शीरा, रेशम और चीनी का व्यापार कंपनी ने प्रारंभ किया। किसने, अब भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सारे काम प्रारंभ कर दिए। फिर कहा गया 1670 से 1700 ईस्वी के बीच में बंगाल में अनाधिकृत अंग्रेज व्यापारियों का बोलबाला बढ़ गया। क्या हुआ भैया, ये यहाँ पर, अब उपासना जी समझ में आ रहा ना, अब यहाँ पर क्या हुआ, बोलबाला किसका बढ़ गया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ गया, ठीक है ना। और ये स्वतंत्र तथा कंपनी के नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार करते थे। क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। तो 1670 से 1700 के बीच में बंगाल में अनाधिकार अंग्रेज व्यापारियों का बोलबाला था। ये स्वतंत्र तथा कंपनी के नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार करने लगे। सोचो, और इन व्यापारियों की गतिविधियां ही कालांतर में अंग्रेज और मुगल के बीच में संघर्ष का कारण बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आपके सिराज उद दौला साहब, जो 1756 से 57 के बीच में है। कहा गया अलीवर्दी के बाद, अब किसके बाद, अलीवर्दी, पहले कौन से, मुर्शिद कुली खां, फिर कौन बने, तो आप कहेंगे फिर उसके बाद अलीवर्दी और उनके मतलब उत्तराधिकारी के रूप में सुजाउद्दीन थे, ठीक है ना। तो अब आते हैं कौन, तो अलीवर्दी के बाद उसका नाती सिराज, कौन, नाती सिराज 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना, जिसने सिराजुद्दौला के राजगद्दी के प्रतिद्वंदी और विरोधियों में प्रमुख थे।
कहा गया पूर्णिया के नवाब, कहाँ के? पूर्णिया के नवाब शौकतगंज चचेरा भाई सिराज की मौसी घसीटी बेगम, उसका सेनापति कौन था? मीर जाफर अलीवर्दी का दामाद था। किसका दामाद था? तो अलीवर्दी का दामाद था। नवाब का क्या किया? दीवान राय दुर्लभ या नदियां बंगाल का प्रसिद्ध जगत सेठ महावत चंद्र, दीवान अमीर चंद्र, ये सब क्या हुए भाई साहब? विरोधियों में प्रमुख पूर्णिया में। कहां पर? पूर्णिया के नवाब थे यहाँ पर, जो शौकत जंग थे, जो चचेरा भाई था इनका अलीवर्दी खां का सिराज, और इनकी मौसी घसीटी बेगम थी, है ना, और उसका सेनापति मीर जाफर अलीवर्दी खां का ये दामाद था। और नवाब आप कौन से रहेंगे? तो नवाब का दीवान था राय दुर्लभ, और यहाँ बंगाल का प्रसिद्ध एक सेठ था जिसका नाम जगत सेठ महावत चंद्र, और दीवान आमिर चंद आदि शामिल थे। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ से हर बार आपके 2 नंबर तो पक्के हैं, इसी क्लास से 2 नंबर पक्के हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है फिर शौकत जंग पूर्णिया का नवाब तथा घसीटी बेगम ढाका के गवर्नर की विधवा थी। कहाँ की थी? विधवा थी। और कहा गया अक्टूबर 1756 में कहा गया मनिहारी के युद्ध में सिराज ने शौकत को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिराज का अंग्रेजों से संबंध कहा गया कड़वाहट भरा था, जिसके लिए कई कारण जिम्मेदार थे, जिनमें से प्रमुख था कि अंग्रेजों द्वारा नवाब की सत्ता थी अवहेलना पर, उसके विरुद्ध षड्यंत्र, और दूसरा था कि नवाब के राज्यारोहण के समय उसे उचित सम्मान एवं उपहार कंपनी द्वारा न देना। तीसरी बात कहेगी कि नवाब को कंपनी द्वारा कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति न मिलना। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और चौथी बात थी कि नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम की किलेबंदी की क्या सुदृढ़ करना। ठीक है। और अगली बात थी कि फर्रुखसियर द्वारा प्रदत्त अधिकार या दस्तक या फ्री पास का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग किया गया। इतनी सी बातें आपको दिल दहला देने वाली थी उतने समय, उनके समय में, हमारे समय में कौन? अच्छी बात थी। हाँ, चलिएगा। क्या है दस्तक? आइए, तो कहा जाता है दस्तक वस्तुतः एक, ये जो दस्तक है, तो दस्तक क्या है ना, फर्रुखसियर द्वारा प्रदत्त अधिकार जो दस्तक था ये क्या है? तो कहा गया दस्तक वस्तुतः एक मुक्त व्यापार करने का परमिट हुआ करता था उस समय, और 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति को ही दस्तक कहा गया। दस्तक से कंपनी के कर्मचारी 2 तरह से लाभ कमाते थे। एक तरफ तो वे दस्तक द्वारा दिए व्यापार करते थे, और दूसरी ओर ये दस्तक अपने भारतीय मित्रों को बेचकर भी पैसा कमाते थे। देखो कितने, मतलब अब क्या ही बोले उनके बारे में ना। चलिएगा। कहा गया 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर अधिकार करने के बाद कलकत्ता अधिकार हुआ। तो कब? 15 जून 1756 को करने है तो नवाब सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया। किस पर कर दिया? तो ये इतना दुष्ट था कि इसने क्या किया? आक्रमण कर दिया। किस पर? सिराजुद्दौला पर। आगे कहा गया कलकत्ता के गवर्नर रोजर ड्रेक सेनापति कहा गया मिनीचिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिनीचिन को हुगली नदी के ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप में शरण लेनी पड़ी। मिस्टर जेड हालवेल ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ नवाब के समक्ष क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। बंगाल के नवाब इतने मजबूत थे उतने समय। ठीक है। ब्लैक होल की घटना घटती है तो कहा गया 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम के पतन के बाद कहा गया सिराज ने बंदी बनाए गए। कौन बनाए? तो सिराज बंदी बनाए गए, और 186 कैदियों को अपने, जिसमें स्त्री और बच्चे भी थे, को एक घुटन युक्त अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। इस कमरे में की लंबाई कहा जाती है कि 18 फीट, चौड़ाई 14 फीट और 14 फीट 10 इंच की थी। 21 जून की प्रातःकाल तक कमरे में केवल 21 व्यक्ति ही जीवित बचे, जिनमें अंग्रेज अधिकारी हालवेल भी शामिल थे। और अंग्रेज इतिहासकार ने 20 और 21 जून की इस घटना को काल काठोरी षड्यंत्र या काल कोठरी त्रासदी की संज्ञा दी है। क्या दी है? काल कोठरी त्रासदी की संज्ञा दी है। कहा गया अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर
अपना अधिकार करने के लिए अक्टूबर 1756 में मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सैनिक अभियान को कलकत्ता भेजा गया। अब देखो, अब कहा कलकत्ता पर पुनः अधिकार करना था, तो अंग्रेज क्या किए, अंग्रेजों ने मद्रास पर किसे भेजा, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सैनिक अभियान कलकत्ता भेजा। और इस अभियान से क्या हुआ, तो इस अभियान में कहा गया थल सेना क्लाइव और मेजर कहा गया क्लिक पैट्रिक के नेतृत्व में तथा जल सेना एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में कलकत्ता पहुंची। तीनों सेनाओं को याद रखना है, जल सेना किसकी थी, थल सेना किसकी थी, और आपके ठीक है जल थल सेना किसकी थी, जल सेना किसकी थी, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे कहा गया क्लाइव ने पहले बजबज पर, कहां पर है, कलकत्ता में बजबज पर 2 जून यहीं पर कौन आया था, बताएं कौन सा जहाज वापस आया था। अगर आपको इतिहास पढ़ रखे हो तो बजबज बंदरगाह पर कौन सा जहाज वापस आया था, कहा गया 2 जून को बजबज में 2 जून 1757 को स्थापित अधिकारी मानिक चंद्र को घूस देकर कलकत्ता पर अधिकार कर क्लाइव के बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत नवाब सिराजुद्दौला ने संधि का प्रस्ताव रख लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कहा गया 9 फरवरी 1757 को कंपनी और नवाब के मध्य संपन्न अलीनगर की संधि के शर्तों के अनुसार नवाब ने मुगल बादशाह द्वारा कंपनी को प्रदत्त समस्त व्यापारिक सुविधाओं को स्वीकार कर लिया और कहा गया संधि के तहत अंग्रेजों को सिक्का ढालने, कहां पर, सिक्का ढालने एवं कलकत्ता में किलेबंदी का अधिकार मिल गया। मोस्ट इंपोर्टेंट 16 अगस्त 1757 को अंग्रेज ने कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित की। चिपकाए लो, कब, 16 अगस्त 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित की। कहा गया अब आता है उसके बाद प्लासी का युद्ध। तो कब, 23 जून 1757 को वर्तमान में प्लासी बंगाल के नादिया जिले में हुगली नदी या भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। प्लासी के युद्ध की गणना भारत के निर्णायक युद्धों में से की जाती है क्योंकि इसके बाद ही भारत में अंग्रेजों ने अपने शासन की नींव रखी और कहा जाता है भारत को गुलाम बनाकर उस पर 200 वर्ष तक क्या किया, शासन किया अंग्रेज, कौन, अंग्रेजों ने। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना क्लाइव के नेतृत्व में हिस्सा लिया और इसकी सेना में लगभग 900 अंग्रेज और 2000 हिंदुस्तानी सिपाही थे। दूसरी ओर 4500 सैनिक वाली नवाब की सेना का नेतृत्व 3 राजद्रोही थे जो मीर जाफर, कहा गया यार लतीफ खां और आपके राजा दुर्लभ राय ने किया था ना। तो क्या होगा भाई, हारेंगे। कहा गया 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित प्लासी नामक गांव में दोनों सेनाओं आमने सामने हुई और नवाब की सेना के वफादार सिपाही कहा गया मीर मदान और मोहनलाल मैदान में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और इसके बाद क्या होगा, सिराज की सेना के तीनों धोखेबाज सेनापति जो सिराज थे ना, अब इनके क्या हुआ, इनके भाई ये सब धोखेबाज थे। तो मीर जाफर, यार लतीफ खां और दुर्लभ ने युद्ध क्षेत्र में एक भी गोला दागे बगैर वापस हो लिए, बिना कुछ लड़े ही वापस हो गए कि अब हार गए हम लोग, कुछ नहीं हो सकता, निकल लो यहाँ से ना। इस तरह से सेना का छिन्न भिन्न देख नवाब घबरा कर अपने महल की ओर भागा। अंततः मुर्शिदाबाद में मीर जाफर के पुत्र मीरन की संज्ञा पर मोहम्मद बेग द्वारा सिराज की हत्या कर दी गई। सोचिएगा, कहा जाता है कि मुर्शिदाबाद में मीर जाफर के पुत्र कौन थे, मीरन की संज्ञा पर मोहम्मद बेग द्वारा सिराज की हत्या कर दी जाती है। और 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। किसे बनाया, अब यही को बनाया, फिर मीर जाफर को, है ना। अब आते हैं और प्लासी के युद्ध के परिणाम के बारे में इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने कहा कि 23 जून 1757 को भारत के मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग की शुभारंभ हो गया। और प्लासी युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। कौन था, आलमगीर द्वितीय था। कहा गया मीर जाफर 1757 से लेकर 60 तक बना। तो कहा गया 30 जून 1757 को क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को बंगाल के नवाब पर आसीन कराया
और अंग्रेजों द्वारा बंगाल में बनाया गया पहला नवाब था। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। अब क्या थे ये लोग? स्वतंत्र थे। अब क्या हुआ? अब तो अंग्रेजों के द्वारा होगा जो होगा, ठीक है। अब इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में किंग मेकर की भूमिका हुई, है ना। जो हम चाहेंगे, जिसे हम चाहेंगे उसे राजा बनाएंगे, किंग मेकर। मैं जो चाहूंगी वही होगा ना, भूमिका हो गई। बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार के रूप में दिया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मीर जाफर के बारे में कहा जाता है कि उसने अंग्रेजों को इतना अधिक धन दिया, इतना अधिक धन दिया कि उसे अपने महल के सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़े थे। सोचो, जब आप अपने घर के सगे नहीं हो सके तो आपका सगा कौन होगा? अंग्रेजी सरकार के खर्चे में दिन प्रतिदिन हो रही बेतहाशा वृद्धि उस वहन न कर पाने के कारण मीर जाफर ने अक्टूबर 1760 में अपने मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। हाँ, अब आते हैं मीर कासिम 1760 से 65 तक। मीर कासिम अलीवर्दी के उत्तराधिकारी, किसके? अलीवर्दी के उत्तराधिकारी में सर्वाधिक योग्य था, सर्वाधिक योग्य था। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी क्या किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर लिया। तो मीर जाफर ने क्या किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया। और कहा जाता है मीर कासिम ने बिहार के नवाब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार वालों, बिहार कहा गया, मीर कासिम ने बिहार के नवाब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी। और सैन्य व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से मीर कासिम ने अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की, साथ ही उन्हें यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित कराया, इंग्लिश सिखाई ना, जैसे वो धनुष बाण और नहीं, धनुष बाण नहीं तो क्या तलवार अलवार लेकर काटना वाटना सिखाया, यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। बंगाल में दस्तक के दुरुपयोग को देख करके नवाब मीर कासिम के आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार की शुल्कों की वसूली बंद करवा दी गई। और कहा गया 1762 में मीर कासिम द्वारा समाप्त की गई व्यापारिक चुंगी और कर का लाभ अब भारतीयों को मिलने लगा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने नवाब के इस निर्णय को अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया और परिणाम स्वरूप संघर्ष की शुरुआत हुई। जुलाई 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर मीर जाफर को, किसको? अब मीर कासिम को हटा मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया, ठीक है ना। क्या हुआ? पुनः बना। तो 19 जुलाई 1763 को मीर कासिम और कहा गया एडम्स के बीच करवाया नामक स्थान पर, करवा नामक स्थान, ये क्या है? करवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें नवाब पद अब क्या अबदस्त हो जाएंगे, पराजित हुआ। करवा के बाद कहा गया, करवा के बाद और बक्सर के से पूर्व मीर कासिम को अंग्रेज ने 3 बार पराजित किया। परिणाम स्वरूप कासिम ने मुंगेर छोड़कर पटना में शरण ले ली। कहां पर? पटना, ठीक है। कालांतर में मुगल सम्राट कहा गया, अब मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट कहा गया शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन का निर्माण किया और अंग्रेजों को पूर्व बिहार में स्थित बक्सर के मैदान में युद्ध के लिए ललकारा। और देखते हैं, अपने आप पता नहीं एकजुटता नहीं थी, सब अपने अपने लिए जीना मरना चाहते थे, वही यहाँ पर खल गया। अब बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। क्या होता है? तो इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। 23 अक्टूबर 1764 को निर्णायक बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस युद्ध को जीत लिया। बक्सर के युद्ध का ऐतिहासिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध से भी अधिक महत्व है, क्योंकि इस युद्ध के परिणाम से तत्कालीन प्रमुख भारतीय शक्तियों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना श्रेष्ठ सिद्ध हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करवा दिया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का अंग्रेज गवर्नर विंसटार्ट था और कहा जाता है इस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय के पास था। 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके पुत्र कहा गया नजमुद्दौला
को अपने संरक्षक में बंगाल का नवाब बनाया। क्या बनाया? बंगाल का नवाब बनाया। 1765 ईस्वी में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का नवाब बनकर आया और 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम इलाहाबाद की प्रथम संधि की शर्तें रखी और क्या रखी? कहा गया कि मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी ने अवध के नवाब कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया। अब किससे छीना? तो कहा गया है कि नवाब कहाँ चला गया? अवध के नवाबों से छीना। किससे? अवध के नवाबों से छीना, कड़ा और मणिपुर छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया। कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। किसने? कंपनी ने। बंगाल में द्वैध शासन हुआ। कहा गया द्वैध शासन का जनक, इनको याद रखो, लियो कार्टियस को माना जाता है। किसको? लियो कार्टियस को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी से माना जाता है के अंतर्गत कंपनी कहा जाता है। कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास ही थी, है ना। कंपनी जो थी ना, जब तक खून नहीं निचोड़ ली तब तक नहीं छोड़ी ना। यहाँ दीवानी से अभिप्राय समूचे प्रांत की मालगुजारी या राजस्व अधिकार तथा निजामत से तात्पर्य प्रांत की अच्छा व्यवस्था से थी। इनका अर्थ पूछ लिया जाता है, इसका क्या अर्थ है और इसका क्या अर्थ है, तो इनको याद रखेंगे। ठीक है। कंपनी और नवाब दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था हो गई और बंगाल में द्वैध शासन हो गया। कहा गया क्लाइव के ने दीवानी के कार्य हेतु बंगाल में मोहम्मद रजा खान दुर्लभ राय को कहा गया नायब दीवान नियुक्त किया। वहीं बिहार के लिए कहा गया राजा सिताब राय को उप दीवान की नियुक्ति की गई। किसको? सिताब राय को। रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि की, है ना। और इस संधि की कुछ शर्तें थी। कहा गया कि नवाब ने कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने का वादा किया। ठीक है। अवध प्रांत से कड़ा और इलाहाबाद के जिले से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए गए। शुजाउद्दौला को अवध वापस मिल गया तथा उसने चुनार अंग्रेजों को सौंप दिया। क्लाइव, जिसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, यह 1757 में 1757 से 1760 तथा 1765 से 1767 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर। अब आपसे पूछा जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है ना, तो बताएंगे कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। इसके द्वारा बंगाल में एक लुटेरे राज्य की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा इनको, है ना। आगे आपका कहा गया 1767 में भारत से इंग्लैंड वापस जाने के बाद 1774 में क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। कहा गया पिट के अनुसार क्लाइव स्वर्ग से उतरा जनरल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया इतिहासकार पन्नीकर ने इस काल को 1765 से 72 को डाकुओं का राज्य का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लाइव के समय में मुंगेर और इलाहाबाद के श्वेत अंग्रेज सैनिकों ने कहा गया भत्ता कम मिलने के कारण विद्रोह किया, जिसे श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। याद रखना। तो ये थे आपके लॉर्ड, आपके क्या थे? तो आप कहेंगे ये थे आपके बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कुछ बातें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिपकाए लो अपने सीने से और कम से कम 2 बार क्लास देना। ये छोटी छोटी क्लासें हैं और इससे इंपॉर्टेंट आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, ये भी आप जान कर रखिए। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।